हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे थे मैम 50 नंबर्स वाले जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को करा दीजिए। तो मैं आज आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट लेकर आई हूँ जो आपका 50 मार्क्स का होता है और इसके अति लघुत्तम प्रश्नों को कराने वाली हूँ। यानी कि जो 2020 का प्रश्न पत्र है आपका, इसके अति लघुत्तम प्रश्नों को कराने वाली हूँ। और आपको पता है इसमें टोटल 15 नंबर के अति लघुत्तम प्रश्न आते हैं। 15 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप 15 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं और 15 नंबर के आप अति लघुत्तम प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। यानी कि आप जो बैक लगने का जो जोन है उससे बाहर हो जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं। तो 30 नंबर बहुत होते हैं। तो 15 नंबर जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न के हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है 2016 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर को। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट करती हूँ 2020 का अति लघुत्तम प्रश्नों को जो 2020 के प्रश्न पत्र में आए थे। और ये देखिए आपका पेपर ही है। देखिए 2020 का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो आपका 50 नंबर का होता है और क्या होता है 2 घंटे का होता है, ठीक है। हमेशा की तरह वही चीज़ें 2 घंटे की होती हैं और सभी प्रश्न इसमें करने अनिवार्य होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता है। 30 के 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यानी कि आपके 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके ये आते हैं अति लघुत्तम प्रश्नों के जो आपके 30 नंबर के होते हैं और 10 प्रश्न आपके जो आते हैं लघुत्तम प्रश्न जो 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये सभी करने अनिवार्य होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है बौद्धिक कालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। चौथा पूछा है उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। पांचवा पूछा है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। और सातवां पूछा है शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया है। और आठवां पूछा गया प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। फिर अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। किस उद्देश्य पर ये आपके इसकी स्थापना की गई थी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की। अगला पूछा है भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है, यानी किस संस्था के अनुसार टीचर की जो वैकेंसीज होती हैं, यानी भारत में जो अध्यापक शिक्षा का जो मानक है वो रखा गया है। फिर क्या है शिक्षा की एक परिभाषा, यानी शिक्षा की क्या परिभाषा है इसके बारे में, यानी कौन से वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है। तो एक परिभाषा आपकी लिखनी है। बहुत से लोगों ने दी है, प्लेटो, रूसो, ठीक है, बहुत से लोगों ने शिक्षा की परिभाषा दी। आपको किसी एक को चूज़ करके लिखना है। फिर है शिक्षा के 2 उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं उनके बारे में बताना है आपको। फिर ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं, यानी जो बच्चे विद्यालय को बीच में ही छोड़ देते हैं, सेशन पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हैं किसी कारण से या किसी भी वजह से छोड़ देते हैं, तो उसे हम ड्रॉप आउट मतलब स्टूडेंट बोलते हैं। उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखना है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख 2 जो आंदोलन हुए थे उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, और आपका बहुत सारे आंदोलन अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर क्या पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, यानी पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 उपाय आपको लिखने हैं। इसके बाद पूछा गया कि इन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए, यानी नैतिक मूल्य यानी नेतृत्व कौन से होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सभी का आंसर्स देते हैं। तो मैंने आंसर ऑलरेडी लिखकर आपको दिया है ताकि आप लोग जब भी पढ़ें, अगर मान लो आप भूल गए हो, अगर मैं ऐसे समझाऊंगी आपको एक कॉपी में उतारना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, यानी कि इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। आपने देखा है कि मैं सारी जो PDF है वो टेलीग्राम पर डाल रही हूँ, तो ये भी टेलीग्राम पर ही डाल दूँगी, फ्री है, कोई पेड वेड नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र थे तो वो कौन थे, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा जो है बौद्धकालीन शिक्षा से आई हुई है, ठीक है, ये नालंदा जो विद्यालय है। तो तक्षशिला और नालंदा जो हैं ये बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य क्या हैं, ये हमारे केंद्र हैं। फिर अगला है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मूल्यपरक शिक्षा किसे कहते हैं, इनके 2 उद्देश्य बताने हैं।
तो इसका एक उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, मूल परक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, एक सुखद और एक समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। यानी एक सुखद यानी जहाँ पर सुखी सुख भरा हो, और एक समृद्ध एक संपूर्ण भारत का क्या करना, निर्माण करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा था कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता है, जब बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता है शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनयन। उपनयन का मतलब ही होता है गुरु के समीप ले जाना, इसका इतना ही अर्थ होता है। क्या होता है, उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। तो उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप ले जाना, यानी गुरुकुल में गुरु रहते हैं, उन गुरु के समीप ले जाना क्या होता है, उपनयन संस्कार कहलाता है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ा होगा उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला प्रश्न था आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में किस वर्ष में मतलब घोषित किया गया है, ये चीज़ पूछा गया था। ये देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है वो हमारी 2009 को घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी, वर्ष 2009 में घोषित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत जिसे लॉर्ड मैकाले ने दिया था, और बहुत ही बेकार ये सिद्धांत था, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर टीचर को, बच्चों को, सभी को बहुत टॉर्चर किया जाता था। यहाँ पर निस्पंदन का सिद्धांत क्या कहता है कि मतलब जो हमारे भारत के लोग हैं, उनके जो उच्च स्तर के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए, और जो उच्च स्तर से शिक्षा जो है वो छन छन करके निम्न स्तर के लोगों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके से शिक्षा दी गई, और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से चीज़ों को चलाने की बात की गई, यानी शिक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी माध्यम से होगा। और ये लॉर्ड मैकाले ने बहुत ही लोगों को परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई, आपने पढ़ा होगा, मैंने इसको लाइव क्लासेस लेकर पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये सबसे खराब हमें शिक्षा ये लगी किसकी, लॉर्ड मैकाले की। तो शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लेटो की रचना में से कोई एक रचना लिखिए। शायद यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने प्लेटो की कई सारी रचना दे दी है आपको। मान लो कि 2 पूछ लिया या ये पूछ लिया कि प्लेटो की 3 रचना के बारे में बताइए, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर ये नहीं रहना चाहिए कि मैम ने एक बताया था, मैंने तो एक याद किया है, ऐसा नहीं, मैंने इसीलिए बहुत सारी दे दी है। अगर 2 भी पूछता है, 3 भी पूछता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लेटो की रचनाओं में जैसे द रिपब्लिक बहुत ही इनकी फेमस रचना है, द स्टेटमेंट्स है, यानी जितनी भी फेमस रचना है उन्हीं को मैंने बताया, जैसे कि द रिपब्लिक हो गई, द स्टेट्समैन हो गया, द लॉ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इयॉन हो गया, सिंपोजियम आदि, ये सभी क्या है, प्लेटो की प्रमुख रचना है। एक पूछा जाएगा तो आप एक लिखोगे, जो भी आपका मन हो, जो भी आपको वहाँ पर याद रहे, और अगर इतने सारे पूछे जाएँ तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मेरा मेन मोटिव ये नहीं रहता कि मैं सिर्फ आप लोगों को जो अति लघुति प्रश्न पूछे वही बताएं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं देने की कोशिश करती हूँ कि अगर पूछा जाए तो वो छूट ना जाए आपसे। चलिए अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखे, यानी किस उद्देश्य पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बना था। तो ये हमारा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य था, वो पहला उद्देश्य तो यही था कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यानी कि जो हमारी अलग अलग परिस्थितियों में जो जीवन यापन कर रही बालिकाएं हैं, ठीक है, अभिवंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं, उनको आवासीय विद्यालय के माध्यम से अच्छी से अच्छी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात कही गई। इस माध्यम से, इस मोटिव से, इस उद्देश्य ये बना था। अगला है कि माता पिता अभिभावकों को उत्प्रेरित करना, जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाएं विद्यालय में भेजा जा सके। यानी जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उनके माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको उत्प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, जिससे वो बालिकाओं, जो हमारी बालिकाएं हैं, बहुत से पिछले वर्ग में क्या पहले क्या होता था
कि बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बहुत कम ही शिक्षा दी जाती थी, है ना। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते थे उनको अच्छे से बालिकाओं के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में अच्छे से उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। इस मोटिव से ये स्कूल बना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक संस्था तय करती है। तो भारत में अध्यापक शिक्षा की जो मानक संस्था है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संस्था क्या करती है, तय करती है। कौन तय करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तय करता है। और ये जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संस्था, ये जो है ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों ये तय की गई, क्यों इसका उद्देश्य बना, इसमें समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित करना, विकास करना और अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनिमय तथा उनमें समुचित रूप से बनाए रखना और तत्संबंधित विषय है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन इतना पूछा गया है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो मैंने यहाँ पर दो तीन आपके जो आप क्या बोलते हैं, दो तीन हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर बता दिया। जैसे हमारे कौटिल्य के अनुसार क्या कहा गया, तो कौटिल्य के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या कहती है? तो कौटिल्य के अनुसार कहती है कि शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है, यानी एक अच्छा यानी योग्य, ठीक है, योग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है, ठीक है। उसका क्या करती है? व्यक्तिगत विकास करती है। कैसे? एक सुयोग्य नागरिक बना करके। ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है। और बहुत इजी जो हैं वही मैं यहाँ पर लाई हूँ। अगला प्लेटो जी आते हैं। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या कहेगी? उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है, यानी उस ट्रेनिंग से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे, यानी अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छे नैतिक विकास करे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे आते हैं अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या कही गई है? तो शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, यानी उसकी व्यक्ति की क्या है? सामाजिक विकास, व्यक्ति का यानी सामवेगिक पूरा सर्वगीण विकास, यानी कि संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शैक्षिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास सभी करती है। लेकिन इन्होंने कहा कि खास करके बच्चों में मानसिक शक्ति का विकास करती है, ठीक है, जिससे वह परम सत्य, शिवम और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो कितनी अच्छी बात कही है। तो इतनी सारे यहाँ पर शिक्षा की परिभाषा है। आपको जो भी समझ में आ रही, जो अच्छी लग रही है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं तो यही कोशिश करूँगी कि आप सारी पढ़े। कभी कभी ऐसे कर लेता है शिक्षा की 2 परिभाषाएं बताइए, है ना, ये भी कह सकता है। मान लो ये लघु में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 2 और 3 पूछेगा, 1 नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर शायद यही क्वेश्चंस कहा गया है कि शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए, है ना। चलिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा किस लिए दिया जाती है, यानी शिक्षा जो है वो किस लिए दी जाती है? तो शिक्षा बालकों की रुचियों का विकास करना, यानी बालक में इंटरेस्ट पैदा करती है, अच्छी आदतों का विकास करती है, यानी अच्छी आदतों को विकसित करना, विचार शक्ति का विकास करना, यह बच्चों में कल्पना शक्ति या विचार शक्ति यानी सोचने की शक्ति का विकास करती है। अगला है सामाजिक दृष्टिकोण को क्या करती है? विकसित करती है। बच्चों में क्या है? सामाजिक समूह में रहने को सिखाती है, सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करने का विकास करती है, ठीक है। तो 2 उद्देश्य पूछे हैं, 4 बताएं, आपको चारों पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो बालकों की रुचियों का विकास करना, अच्छी आदतों को विकसित करना, नैतिक विकास करना बालकों के अंदर, विचार शक्ति का विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो। सामवेगिक शक्ति का विकास करना, ठीक है, और कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चों में क्या बोलते हैं कि सामवेगिक शक्तियों का विकास करना, सर्वगीण शक्तियों का विकास करना, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, जो भी आपको सही लिखे आप लगी वो लिख सकते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप आउट आप समझ ही गए। कहते नहीं कि चलो आज कॉलेज में आप लोग जब जाते हो तो बोलते हो चलो आज क्लास को ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे बोलते हो ना। तो ड्रॉप मतलब होता है छोड़ देना।
वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। मुख्य धारा का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि वो अपने सेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं, बीच में ही किसी भी समस्या के अनुसार छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 40 या उससे अधिक दिनों तक स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे मान लो 5 दिन के लिए छोड़ दिए, 3 दिन के लिए छोड़ दिए, तो इसको हम ड्रॉप आउट नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको ड्रॉप आउट नहीं कहते हैं। जो एक हफ्ता बच्चा नहीं है, मान लो बच्चा बीमार हो गया है, एक हफ्ता नहीं आया है, तो इसको हम ड्रॉप आउट थोड़ी कहेंगे। ये तो बच्चा बस अपनी बीमारी के कारण नहीं आए, या घर में किसी के यहाँ शादी है या कोई भी फंक्शन हो इस वजह से नहीं आए, वो एक अलग चीज़ हो। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपनी सेशन को ही ना कंप्लीट करे और बीच में छोड़कर चला जाए, यानी चला ही जाए, फिर आए ना लौट कर, उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। ठीक है, यानी जो बच्चे 40 या अधिक दिनों तक स्कूल नहीं जाते हैं वे ड्रॉप आउट स्टूडेंट माने जाते हैं। इसके अलावा किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे भी ड्रॉप आउट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला आपका क्या हो गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 आंदोलन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। हाँ, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय क्या हो सकते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण का 2 उपाय ये है, जल संचयन और वृक्षारोपण। ठीक है, चलिए, यानी वृक्षों को कटने से रोकना, ठीक है, और जल को इकट्ठा कर लेना। चलिए अगला है आपका क्या पूछा गया कि नैतिक, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो सच्चाई, ये आपके नैतिक शिक्षा में आता है, नैतिक मूल्य है हमारे। ठीक है, ईमानदारी भी नैतिक मूल्य है, कि सभी से प्रेम करना ये भी एक नैतिक मूल्य है। दयालुता दिखाना नैतिक मूल्य है। मैत्री यानी मित्रता पूर्वक रहना, ठीक है, मित्रवत व्यवहार करना, ये क्या है, हमारा नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। तो सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ये 4 हमारे नैतिक मूल्य हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं चाहती तो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करा देती, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस करें वो क्या है, आप आज 15 क्वेश्चंस पढ़ लोगे, कल 15 क्वेश्चन पढ़ लोगे, ऐसे डेली। बहुत से हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने बोला था कि मैम क्या बोलते हैं, आप डेली सारे सब्जेक्ट की क्लासेस क्यों नहीं लेती हैं? तो इतना टाइम नहीं रह पाता है मेरे पास, मुझे अपने घर के भी काम, बहुत सारे अदर्स काम भी करने होते हैं, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। बहुत टाइम निकाल करके मैं क्लास लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरा टाइम टेबल भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। 11 बजे डेली क्लासेस होती है, लेकिन मैं कभी कभी 2 बजे ले लेती हूँ, कभी कभी 5 बजे। तो मेरा एक टाइम टेबल भी मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा वर्क लोड थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मैं डेली क्लासेस, हाँ, लेकिन मैं आपके पेपर से पहले आपके सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपकी राजन सीरीज़ हैं, पवन सीरीज़ हैं, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और महामैराथन क्लासेस सभी आपके कंप्लीट करा दूँगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिएगा। और कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में आप लोग बताते हो और हमेशा की तरह बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।